हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 ए पार्ट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम से आगे हमारे डेरिवेशन स्टार्ट होंगे बच्चों, तो अच्छे से समझना। जो भी टर्म आएगी अब उसको अच्छे से आप समझ लेना, क्योंकि उसका आगे बहुत ही अच्छा यूज आएगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, कंटेंड इन ए बॉडी। ठीक है, इन ए बॉडी में जो मोशन की मात्रा होती है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं? हम उसका लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अपनी एक डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है लीनियर मोमेंटम की, डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? अलोंग फोर्स। किसके अलोंग होती है? अलोंग फोर्स। ठीक है, और फोर्स किसके अलोंग होता है? मोशन के अलोंग। तो यानी कि लीनियर मोमेंटम किसके अलोंग होगा? मोशन के अलोंग होगा। जिस भी डायरेक्शन मोशन है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, ओके। लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। अगर किसी क्वांटिटी का मास ज्यादा है तो भी लीनियर मोमेंटम ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो भी लीनियर मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए एक ट्रेन का लीनियर मोमेंटम एक बुलेट के लीनियर मोमेंटम के भी इक्वल हो सकता है, क्योंकि बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट की बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या आ गया हमारे पास? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी? सीजीएस यूनिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसी प्रकार अगर टू क्वांटिटी हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम, और अगर इसका डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो मास के लिए क्या हो जाएगा? एम एल, और वेलोसिटी के लिए क्या होता है? एल टी माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, और अगर हम बात करें आप कि टू क्वांटिटी हैविंग सेम लीनियर मोमेंटम, तो अगर दो क्वांटिटी है, एक का लीनियर मोमेंटम p है और दूसरी का लीनियर मोमेंटम क्या है? p2 है, इस प्रकार से, और दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या है? इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 v2। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा? हमारे पास एक रेशियो निकालने, तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 बाई v1। ठीक है, अगर इस रेशियो को हम समझें तो इसका मतलब क्या है? मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मतलब ये हुआ कि टू सेम लीनियर मोमेंटम की कोई कंडीशन है, तो जहां मास ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी वहां मास ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो अगर हम P इज इक्वल टू एम वी को इस प्रकार से लिखें और इसके ग्राफ के बारे में जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहले अगर मैं किसी एक टर्म को क्या कर दूं? कांस्टेंट कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम करें कि मास यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो मास को हमने क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, मास को हमने कांस्टेंट ले लिया। अगर किसी क्वांटिटी को कांस्टेंट ले लेते हैं तो लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? वेलोसिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ कैसे बनते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं। तो यहाँ की m तो क्या है? कांस्टेंट है। m क्या है? कांस्टेंट है। m कांस्टेंट है, तो लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वेलोसिटी के। यानी कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, लीनियर मोमेंटम उस क्वांटिटी का उतना ही ज्यादा होगा, जबकि मास क्या है? कांस्टेंट है। अगर सेकंड कंडीशन में बात करें हम कि अब की बार हम किसको कांस्टेंट कर दें? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि m लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? m के। इसका मतलब मास बढ़ने पर भी क्या हो जाता है? लीनियर मोमेंटम बढ़ जाता है, जबकि वेलोसिटी क्या रह सकती है? कांस्टेंट रह सकती है। वेलोसिटी क्या रह सकती है? कांस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार अगर थर्ड रिलेशन की बात करें हम, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ देखो कि अगर मैं लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट मान लो, ठीक है, तो किसी को चीज को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कांस्टेंट मैंने लिख दिया इसके नाम का कांस्टेंट। आगे क्या है? आगे है mv। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं पहले, तो यानी कि किसी एक टर्म को नीचे ले आऊं मैं, ठीक है, तो मैं m को नीचे ले आया यहाँ से, तो कांस्टेंट बाई m इज इक्वल टू क्या हो गया? v। और जब कांस्टेंट को हटा देते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाता है? कांस्टेंट को हटा देते हैं तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया?
एम के आ गया, या फिर एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, वी के आ गया। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे वेलोसिटी और मास एक दूसरे के, अगर पी क्या है, कांस्टेंट है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ कैसे चलते हैं बच्चों, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या है, पी यहाँ पे कांस्टेंट है, और जब पी कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी और मास एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे ग्राफ है लीनियर मोमेंटम के, ठीक है। इससे आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको लीनियर मोमेंटम विद ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। बॉडी में जो मोशन की मात्रा होती है ना, वही उसका लीनियर मोमेंटम होता है। कोई बॉडी तेज चल रही इसका मतलब ज्यादा है लीनियर मोमेंटम, स्लो चल रही इसका मतलब लीनियर मोमेंटम उसका कम है, ओके। उसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ, उसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि ए बॉडी कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कोई चीज रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, बिना फोर्स के, ठीक है। तो देखो बिना फोर्स के कोई अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि जब चेंज करेगा स्टेट को, तो कितनी स्टेट को चेंज करेगा ये डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पे, ठीक है। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस पे फोर्स लगा दिया तो उसमें कितना चेंज आएगा उसके मूवमेंट में, ठीक है। ये कौन निर्धारित करेगा, अमाउंट ऑफ फोर्स, ये किसने बताया, न्यूटन के सेकंड लॉ ने, ठीक है। तो इस चीज को हमने क्या लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। कि लीनियर मोमेंटम की जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। कि फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे हम टाइम के अकॉर्डिंग मोमेंट में चेंज उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। साइन ऑफ अपोजिटिव हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया के और dp बाई dt, ठीक है। ये मेरे पास रिलेशन आ गया। फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट अगर मेरे पास k की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो f किसके इक्वल आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, dp बाई dt के, ठीक है। तो यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि f इज इक्वल टू dp बाई dt, या फिर ऐसे बोल सकते हो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। इसका मतलब मैं फिर बता रहा हूं कि मोमेंट में कितना चेंज आएगा ये निर्धारित करेगा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स कितना है उस पे मोमेंट में चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। वी ऑल्सो नो दैट p इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, mv के। तो यहाँ पे अगर p की जगह पे mv की वैल्यू रख दें हम, तो हमारे पास f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d mv डिवाइड में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट m को बाहर निकालना है, क्योंकि मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt, ठीक है। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यानी कि f इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ma के बराबर आ जाएगा, किसके आ जाएगा, f इज इक्वल टू ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, f इज इक्वल टू ma भी है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें तो f इज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन आल्सो इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इस प्रकार से। तो ये क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू ma, ये बोलोगे तो भी न्यूटन का सेकंड लॉ है। और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसी चीज में जब mv की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ma आ जाता है। और इफ अगर हम क्या करें बच्चों कि a को कंपेयर कर दें किससे, g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उस पे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगता है वो किसके कारण लगता है, ग्रेविटी के कारण। तो f इज इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, याद रखना, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर कितना वेट लगाता है, कितना फोर्स लगाता है, अपने वेट के बराबर का फोर्स लगाता है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये भी याद रखना, f इज इक्वल टू mg, ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, न्यूटन सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम। आप अच्छे से करेंगे इसको और इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।